दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एब्रोटेनम के बारे में। एब्रोटेनम के बारे में इंफॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके अंदर में मेरेस्मस की कंडीशन हो, मेरेस्मस मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं सुखंडी रोग, मतलब सूखा रोग जिसको बोलते हैं, उसके साथ में बच्चों में अगर इरिटेबिलिटी हो, चिड़चिड़ापन हो, तो वहां पे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये माइंड का सिम्टम है कि ऐसे बच्चे जब आपके सामने आए जिसके अंदर में चिड़चिड़ापन हो और साथ में मेरेस्मस की कंडीशन हो, तो वहां पे इसको पहले आप सोच सकते हैं। ठीक है। फिर सैडनेस, यानी जो बच्चा होगा या जो बड़ा बूढ़ा होगा उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। बच्चा है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, बड़े हैं तो उसके अंदर में उदासी होगी, डेस्पोंडेंसी होगी, निराश होगा, जीवन से बड़ा निराश होगा पेशेंट, डिजेक्शन होगा, खिन्न होगा, उसको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा होगा, उसको हर चीज से खिन्नता, मतलब उसको हमेशा डिजेक्ट, किसी चीज में उसको आनंद नहीं महसूस हो रहा, हमेशा उसको लगता है कि नहीं जिंदगी में कुछ नहीं है, निराश है, बीमारी है तो सही होने का नाम नहीं ले रही है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। डिप्रेशन की कंडीशंस होती है, अवसाद में चला जाता है पेशेंट। ठीक है। और ये सारी कंडीशंस अगर सूखा रोग के साथ में है, मतलब मेरेस्मस के साथ में है। अच्छा, ये मेरेस्मस सिर्फ बच्चों में हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपने ऐसे भी पेशेंट देखे होंगे जो कि बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े मतलब उनकी एज बढ़ जाती है, मतलब 20-30 साल, जनरली 6 से 12 साल की कंडीशन में होता है, लेकिन अगर उसके बाद भी ये कंडीशंस होती है तो वहां पे भी ये दवा काम करती है। ठीक है। वहां पे क्या सिम्टम आएंगे, वहां पे आपको मिलेगा जो एक सिम्टम इसका होता है आगे जिसके बारे में बात करेंगे, वहां पे मेटास्टेसिस की कंडीशंस होगी। मतलब वहां पे इस सिम्टम के साथ में मेटास्टेसिस आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बीमारी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो होता है डिल्यूजन। ये सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेयर सिम्टम है, लेकिन अगर ये सिम्टम मिलता है तो कोई भी बीमारी हो आप आंख मूंद करके दवा दीजिए, पेशेंट सही हो जाएगा। उसमें क्या होता है, डिल्यूजन दैट ही हियर्स वॉइसेस इन बेड विच सीजेस व्हेन लिसनिंग इंटेंसली। मतलब भ्रम होता है पेशेंट को कि बिस्तर में उसको कुछ आवाज सुनाई दे रही है और जब वो ध्यान से सुनने जाता है तो आवाज बंद हो जाती है। अगर कोई पेशेंट इस तरह का बात बताए तो वहां पे सिंगल मेडिसिन है एब्रोटेनम, बहुत ही बेहतरीन दवा है इस सिम्टम पे। अगर ये सिम्टम मिलता है कि जब पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब मैं बिस्तर में जाता हूं तो मुझे कुछ आवाज लगता है सुनाई दे रही, लेकिन जब मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूं तो आवाज बंद हो जाती है, तो ये स्पेशली दवा है इस सिम्टम पे। नेक्स्ट इसका माइंड का जो सिम्टम होता है वो होता है क्रूएल्टी, या क्रूर पेशेंट होता है, या ब्रुटैलिटी होता है, निर्दयी होती है। पेशेंट जो होता है वो अगर बच्चा है तो बहुत ही इतना क्रूर होगा कि आप देखें कि बच्चा दुबला पतला होता है। आपके सामने ऐसे पेशेंट आते हैं कि बड़े छोटे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, समस्या होती है उनको। पेशेंट कितना भी खाता पीता है, माँ बाप बताते हैं कि डॉक्टर साहब जितना भी पेशेंट खाता है उसको लगता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और बहुत ही क्रूर होता है। ठीक है। निर्दयी होता है। तो वैसी कंडीशन के लिए एब्रोटेनम बेस्ट दवा है। फिर एक सिम्टम होता है ड्रीम्स ऑफ बाइटिंग अ मैड डॉग, मतलब पागल कुत्ता काट रहा है, ऐसे सपने अगर आते हैं। इस सिम्टम पे रूमेक्स भी बहुत अच्छी दवा है, एक दो दवाएं और हैं, लेकिन ये दो दवा सबसे प्रोमिनेंट है, रूमेक्स एंड एब्रोटेनम। अगर पागल कुत्ता काटने का सपना है किसी पेशेंट को, जब हम सपने के बारे में पूछते हैं, देखिए होता क्या है कि जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम उससे सारी वो चीजें निकाल के ले रहे आए, क्योंकि हमको अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आना है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये जानना है, तो वहां पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके ऐसे ऐसे सिम्टम पे जहां पे वो ये बताए कि उसको क्या तकलीफ है। जैसे उसके शरीर में क्या तकलीफ है ये एक अलग बात होती है, उसको क्या तकलीफ है जब हम ये पूछते हैं, उसके शरीर में जब बताता है तो वो पर्टिकुलर के बारे में बात करता है। थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है केस टेकिंग के बारे में, कि जब हम केस टेकिंग करते हैं तो जब पेशेंट ये बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे शरीर में यहाँ पे ये तकलीफ है, तो ये क्या हो गया, मेरे शरीर में यहाँ पे ये तकलीफ है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर सिम्टम है। हमको जनरल सिम्टम पे दवा देनी होती है, पर्टिकुलर तो है
लेकिन मेन जो है, जब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम उससे वो सवाल पूछें जिसको वो इस तरीके से बताए कि आपको क्या तकलीफ है, आपको मतलब उसका जो इनर सेल्फ है, उसको जो अंदर अंतरात्मा उसकी है, जो अंदर बैठी हुई है, उसको क्या तकलीफ हो रही है। जब वो बताएगा उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसको क्या दिखता है, क्या महसूस होता है, तो जब हम इस तरह के सिम्टम्स पूछते हैं तो वहां पे उसका हम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे होते हैं, और यहीं से निकल के आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो वहां पे एक सवाल ये भी आता है ड्रीम्स के बारे में। हम उसके ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं पेशेंट से कि आपको सपने आते हैं क्या, कोई ऐसा सपना जो बार बार आता है, या कोई सपना है जो कि आपको आता रहता है, या आपको किस तरह के सपने आते हैं। इस तरह के जब हम सवाल पूछते हैं तो वो उसको डिस्क्राइब करता है कि हमको ये सपने आते हैं। तो अगर कभी पेशेंट ऐसा बताए कि मुझे ऐसा डॉक्टर साहब फील होता है कि मुझे लग रहा है कि पागल कुत्ता काटने का सपना बहुत अक्सर आता है, कि लग रहा है मुझे पागल कुत्ता काट रहा है या कोई मुझे कुत्ता काट रहा है, तो इस सिम्टम पे आपको ये 2 दवा जरूर ध्यान रखनी है। पहली एब्रोटेनम, दूसरी रियोमैक्स। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जो कि गाइड करते हैं कि एब्रोटेनम दवा की आवश्यकता है। इसको और डिटेल में हम बात करेंगे कंफर्मेटरी और दूसरे सिम्टम्स के बारे में, लेकिन गाइडिंग इंडिकेशंस वो सिम्टम्स होते हैं, इसको समझ लीजिए, जिसको देखने के बाद में ध्यान में हमको आए कि हाँ हमको एब्रोटेनम की आवश्यकता है। गाइडिंग इंडिकेशंस में जो पहला इंडिकेशन होता है वो होता है इमेसिएशन फ्रॉम बिलो अपवर्ड। इमेसिएशन मतलब शरीर का दुबला पतला होते जाना। बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कंडीशन ये होती है कि बिलो अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है कि उसमें जो इमेसिएशन दिखेगा वो नीचे से, मतलब पैरों में। ऊपर का शरीर तो पहले ठीक लगेगा, ऊपर का शरीर नॉर्मल लगेगा, लेकिन पेशेंट के जो अटेंडेंस होते हैं वो बताते हैं डॉक्टर साहब बच्चे का पैर सूख रहा है, सूखा रोग इसको बोलते हैं। सूखा रोग हो रहा है लेकिन शुरुआत नीचे से हो रही है ऊपर की तरफ। अगर नीचे से शुरुआत ऊपर की तरफ हो तो वहां पे एब्रोटेनम बेस्ट दवा है। लेकिन इमेसिएशन फ्रॉम एबव डाउनवर्ड अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वैसी कंडीशन में सैनिक्यूला, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर ये दवाएं सामने आती हैं। ठीक है, कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो सैनिक्यूला, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर दवा आती है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ हो तो वहां पे एब्रोटेनम दवा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम इसका है इमेसिएशन इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन यानी बच्चों में इमेसिएशन हो और बच्चे का जो चेहरा वो पीला हो, शरीर पीला हो, हॉलो आइड हो मतलब आंखें धसी हुई हो, ओल्ड फेस हो, बुढ़ो जैसा दिख रहा हो, ब्लू रिंग्स अराउंड आईज मतलब आंखों के किनारे किनारे नीला घेरा बन जाए। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको बॉडी में मतलब चेहरा धसा हुआ है, गाल धसे हुए, आंखें धसी हुई, काला नीला रिंग बना हुआ है आंखों के चारों तरफ। तो वैसे बच्चों को देख करके हम पहचान सकते हैं। ऐसे बच्चे अगर आपको देखने को मिले, पैरों में आपको दिख रहा है कि पतलापन है, पतला बिल्कुल पैर पतले हो गए हैं, तो वहां पे आप आंख मूंद करके एब्रोटेनम देंगे 30 या 200 पोटेंसी में तो बेस्ट काम करेगी। ठीक है, सेकेंड रेवेनस एपेटाइट। रेवेनस मतलब राक्षसी, एपेटाइट मतलब भूख। ऐसे बच्चे जिनके अंदर भूख बहुत ज्यादा हो, आगे लिखा हुआ है चाइल्ड ईट्स वेल एट लॉसेस फ्लैश। बच्चा खूब खाता है लेकिन फिर भी वो दुबला पतला, लॉसेस फ्लैश, फ्लैश मतलब जो मांस होते हैं, मांस फिर भी कम होता चला जाता है, लॉस होता चला जाता है। आपने अक्सर ये सिम्टम सुना होगा, पेशेंट के अटेंडेंस आते हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे को लेकर के आए थे, उनके अटेंडेंस 2-3 दिन पहले की बात है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बच्चा ऐसा है कि बड़ा चिड़चिड़ा है, उसको देख के लग रहा था मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव था और कुछ भी खाता है लेकिन वो दुबला पतला ही है। ठीक है, और वहीं पे उसकी बहन थी, वो भी आई थी, उनको भी दिखाया उन्होंने, अभी 2 दिन पहले की बात है।
तो बोले कि ये बहुत कम खाती है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मोटी है, मोटी होती चली जा रही है। दोनों अपोजिट है। तो मुझे ये चीज़ याद आई कि ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एब्रोटेनम तो पहली दवा है, साथ में आयोडम, नेट्रम, म्यूर, सैनिक्विला और ट्यूबरकुलिनम, ये दवाओं से हम इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनको रेवेनस एपेटाइट होती है, अब इसका कारण क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगने का कारण क्या होता है, कि क्यों ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था कि पेशेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा भूख तब लगती है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि उसकी भूख बढ़ जाए। अगर भूख बढ़ी हुई दिख रही है आपको तो समझ लीजिए कि उसका अंदर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए पूरा बॉडी हमारा करोड़ों अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। हर कोशिका अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब हर कोशिका के अंदर में वो सारा काम होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर में क्या क्या काम होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हमको एनर्जी चाहिए होती है और हम सेक्रीशंस करते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसका सेक्रेशन करते हैं। ठीक है भाई, खाना पचता है वो सब जाता है, तो वैसे ही हमारी कोशिका के अंदर भी होता है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर में भी अंदर चीज़ें होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर में राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वॉल्जी एपरेटस होता है, सब कुछ होता है। अब वहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, अब ये चीज़ें अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में तो बिल्कुल परेशान मत हुई। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप लोग कि शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है, कोशिका के अंदर में होता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो एनर्जी जाती है, मतलब वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो फॉर्म में जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उससे उसके बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बाहर निकल आते हैं। बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है कि जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थकान सी महसूस होने लगती है। या आप कोई भी काम कर लीजिए, आप मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फावड़ा चलाते चलाते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे लगता है हाथ और पैर जवाब दे गए हैं, उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका कारण क्या होता है कि जब हम हाथ पैर काम करते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी करोड़ों जो सेल्स हैं पैर में या हाथ में, जो भी काम, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं सपोज, तो लिखते लिखते एक कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि अब हाथ ही नहीं चल रहा। क्यों ऐसा होता है, इसको समझिए क्यों ऐसा होता है। कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम अब हाथ से हम काम करें तो हाथ में भी बहुत सारी करोड़ों अरबों सेल्स हैं, तो उनके अंदर में सेम ये प्रोसेस चल रहा है। तो जब हम काम करते जाते हैं तो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो लगातार एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए लिखने के लिए। तो एटीपी का प्रोडक्शन तो हो रहा है कोशिकाओं में, लेकिन साथ में उसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जा करके इकट्ठा हो जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर में। और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि वो शरीर जैसे सुन्न सा पड़ जाता है, जाम सा हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है कि हम थकान महसूस करते हैं। और फिर हम जब वापस, अच्छा लैक्टिक एसिड की एक खास बात और भी होती है कि जब ये इकट्ठा होता है तो किसी काम का नहीं होता, मतलब ये कि सब कुछ काम रोक देता है ये। लेकिन कुछ देर अगर हम इसको रोक दें तो ये वापस ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, अपने अपनी जगह पे ये शिफ्ट हो जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है, तो हमको फिर से आराम मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप दो काम करें, या तो रेस्ट करें, दूसरा पानी पी लें, तो पानी में क्या होता है ये डाइल्यूट हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है इसका। तो जब हम पानी पी लेते हैं या रेस्ट कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड, जैसे हमने हाथ से काम किया तो हाथ में इकट्ठा हो गया, जो मसल्स में इकट्ठा हो गया, पैर से काम किया तो जो काफ मसल्स होती हैं इसमें जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है तो वहां से वो बॉडी में फिर से सर्कुलेट होने लग जाता है, या वापस निकल जाता है किडनी के माध्यम से, चेंज हो जाता है इसका रूट। तो क्या होता है कि चूंकि ये बाहर निकल जाता है, बना कहाँ, कोशिका के अंदर में इकट्ठा कहाँ हो गया, बॉडी में जिससे हम काम कर रहे थे वहां पे, और ये वापस भी जब बाहर निकल जाता है तो हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आराम कर लेने पे या पानी पी लेने पे या कुछ ड्रिंक ले लेने पे। तो इसलिए कहा जाता है
कि आप जब भी काम करें तो लगातार करने के साथ साथ में बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें, तो इससे क्या होता है आप फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एटीपी का कितना रोल है या एक कोशिका का कितना रोल होता है जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और वापस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं बेसिकली जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो था हमारा रेवेनस एपेटाइट के बारे में, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है ये जब तेज हो जाती है, जब तेज हो जाती है तो बॉडी से ज़्यादा इसको ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। जब ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है तो ये क्या काम करती है कि अब ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, उसको ग्लूकोज कहाँ से मिल सकता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ग्लूकोज मिलता है एक तो हमारे भोजन से जिसमें कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, या डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं। डायरेक्ट ग्लूकोज का मतलब होता है जिसमें चीनी लेती है, ठीक है ना, हमने चीनी ले लिया या कुछ ऐसी चीज़ ले ली, फ्रक्टोज ले लिया है, ये सारी चीज़ें तो डायरेक्ट फॉर्म में होती है। दूसरा क्या होता है कि हमने भोजन ले लिया, जैसे भोजन में हमने क्या ले लिया, चावल खा लिया या जो भी हम खाते हैं वो मंड के रूप में होता है, तो वो वापस क्या होता है पॉलीसेकेराइड होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिर वापस ग्लूकोज के अंदर में, ठीक है ना। तो या हमने प्रोटीन ले लिया या हम फैट ले रहे हैं, तो जिस भी रूप में लेते हैं ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। अलग अलग इसमें साइकिल्स होती है, ठीक है, तभी उतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो उसको चाहिए ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जिस भी रूप में रहेगा वो उसको चाहिए, ठीक है। तो अब जब भूख ज़्यादा लगती है वो इस वजह से लगती है चूंकि शरीर को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म तेज है। तो मेटाबॉलिज्म जब तेज होता है तो रिक्वायरमेंट इसकी होती है, तो वो ज़्यादातर लेता है इन सारी चीज़ों से। अब ज़्यादा भूख इसलिए लगती है कि मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो आप देखिए ऐसे बच्चों को बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसका उल्टा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर धीमा हो जाता है तो ऐसे बच्चे बड़े सुस्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में सब एनर्जी इकट्ठी हो रही है। मतलब क्या होता है एनर्जी का पूरा यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो जो ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ एटीपी के रूप में वो वापस कन्वर्ट हो जाता है फैट के रूप में, और फैट बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है। जब फैट इकट्ठा हो जाता है तो शरीर क्या होता है फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता वैसा जैसा उसको करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जिनके अंदर भूख ज़्यादा लगती है दुबले पतले होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो वो जो जहाँ पे एनर्जी है वो फैट के रूप में है तो वहाँ से लेना शुरू कर देते हैं, इसीलिए शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपने जो सुना ये एक पार्ट है, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है उसका, और इस तरह से हम अपने कोर्स में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को और सीखना चाहते हैं या इसके बारे में होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उनके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आपको इंटरेस्ट है होम्योपैथी को सीखने में, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्स हमारा लगातार चल रहा है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।